नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर की दो टूक। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज बात होगी कोरोना की, कोरोना के बढ़ते कहर की। उस पर अब सर्दी भी आ गई है। यह माना जा रहा है कि सर्दी में कोरोना अपनी रफ्तार और तेज कर सकता है। अब जरूरी है कि हमें और सचेत होने की। दो टूक में हम चर्चा करेंगे कैसे कोरोना कंट्रोल होगा, कैसे हम सर्दियों में कोरोना से लड़ पाएंगे। और इस वक्त मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, उन सभी के सुझाव, उन सभी की चेतावनियां आप सभी को बेहद ध्यान से सुनना है, क्योंकि यह हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर सीआर यादव वरिष्ठ आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं एनआईए से, डॉक्टर हेमंत भारद्वाज होम्योपैथिक चिकित्सक हैं और डॉक्टर रमेश जोशी अतिरिक्त अधीक्षक हैं एमबीएच उदयपुर से। आप तीनों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। डॉक्टर रमेश, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। देखिए, आशंका तो यही है कि कोरोना वायरस ने यदि अपने परिवार के अन्य वायरस की तरह का ही व्यवहार किया तो सर्दियों में संक्रमण बढ़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेगी, कोरोना के वायरस के सर्वाइवल की रेट बढ़ेगी और कोरोना का वायरस ज़्यादा सर्वाइव करेगा। फिर सर्दी की वजह से लोग बाग ज़्यादा घरों में रहेंगे तो ओवर क्राउडिंग बढ़ेगी और सर्दी के अंदर जो टेम्परेचर कम होता है तो पॉल्यूशन है, वो पॉल्यूशन नीचे की तरफ ज़्यादा रहता है। गर्मी में पॉल्यूशन थोड़ा हायर साइड में चला जाता है, ऊपर चला जाता है, और वो पॉल्यूशन जो नीचे रहेगा तो वो कोरोना के वायरस को ले करके नीचे ज़मीन पे आएगा और हमारे इन्फेक्शन की जो रेट है वो बढ़ जाएगी। तो ऐसे में क्या करें, क्या सर्दी में? और चाहिए? विशेष तौर से ये होता है कि बड़े बूढ़े और बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो ज़्यादातर घर पे रहती है और युवा है वो बाहर जाते हैं। युवा अच्छी इम्यूनिटी वाले होते हैं तो उनमें इन्फेक्शन कम होता है, लेकिन वो कैरियर के तौर पे वायरस को अपने साथ लेकर के घर आते हैं और घर के बड़े बुजुर्गों को और जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं, जिनके और बीमारियां हैं, गर्भवती कोई महिलाएं हैं घर पे, तो उनको ला करके ये वायरस अपना संक्रमण देगा। अतः मैं तो आपको ये राय दूंगा या अनुरोध ये करूंगा मैं जनता से कि आज से आने वाले जो 100 दिन हैं वो हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। पूरा दिसंबर, जनवरी, फरवरी और आधा मार्च ये कोरोना के लिए सबसे मुफीद माहौल रहेगा सर्दी की वजह से। और अगर यहाँ थोड़ी सी भी लापरवाही बरती हमने तो कोरोना का विस्फोट तय है। जैसे जैसे गर्मी मार्च के बाद में अप्रैल, मई, जून की तरफ बढ़ेगी तब संभावना यह है कि कोरोना थोड़ा बहुत कम हो सकता है। तो ये सर्दी जो है हमारे लिए एक चेतावनी है और हम लोगों को ये बार बार बताएगी कि आप सावधान रहिए, मास्क पहनिए, डिस्टेंसिंग रखिए, सैनिटाइजेशन करिए, मतलब और वो सारे साधन करिए। गर्म पानी पीने से लेकर सेहत के लिए ये बहुत जरूरी है। सेहत के सिपाही की तरह बर्ताव करें। डॉक्टर रमेश, आगे आपके पास आता हूं। डॉक्टर सीआर यादव, देखिए, अमूमन सर्दी का मौसम आता है तो वैसे भी थोड़ा बहुत बुखार आना या गले में खराश लगना या खांसी शुरू हो जाना, सर्दी जुकाम, ये एक नॉर्मल स्टेट रहा ही है। लेकिन कोरोना टाइम में तो ये और ज्यादा चिंता में डालेगा। हाँ स्वप्निल जी, जैसा कि आपने कहा, ये बड़ा बहुत ही अच्छा आपका एक पॉइंट है। आयुर्वेद की जहाँ तक इस कॉन्सेप्ट में चर्चा में मैं बात करूँ तो आयुर्वेद बात करता है यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे या यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। इसका मतलब ये होता है कि जो एटमॉस्फेरिक चेंजेज अगर हो रहे हैं तो उन एटमॉस्फेरिक चेंजेज का आपकी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट जरूर आएगा। अभी बात, आज हमारा जो मुख्य विषय है वो ये है कि सर्दी में कोरोना का। तो सर्दी को अगर हम समझें
तो इसके अंदर एक तो ह्यूमिडिटी काफ़ी लो होती है, एक टेम्परेचर काफ़ी लो होता है। ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं कि वायरस के सर्वाइवल को बढ़ाती हैं। दूसरा, जो पोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं, जो पोल्यूशन इंक्रीज होता है लो टेम्परेचर की वजह से, वो ऊपर नहीं जा पाता, जिससे कि एरोसॉल बनते हैं। वायरस ज़्यादा समय तक एयर में सस्टेन करता है। अब वायरस ज़्यादा समय तक एयर में जब सस्टेन करेगा तो वहाँ पे एयरबोर्न जो इन्फेक्शन है उसके होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमें इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए जितनी सारी चीज़ें हैं वो सब चीज़ों को हमें उसके अंदर शामिल करना रहेगा। दूसरा, जो ये तो ब्रह्मांड की यानी कि आपके जो बाहर का एटमॉस्फेयर है उसके बारे में बात, लेकिन जो बात आपने कही डॉक्टर साहब, उसी में एक चीज मैं जोड़ूं कि हम सब ये भी तो जानते हैं कि जो वायरस है वो बंद जगहों में भी तेजी से फैलता है, यानी अब घर भी उतना ही असुरक्षित हो सकता है जितना बाहर। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं वहीं पे आ रहा था। कि आप देखेंगे तो जो पिंड यानी कि जो शरीर की बात है, जहां आप मुझे इशारा कर रहे हैं, उसके अंदर भी वही चेंजेज, यानी कि हमारे शरीर के अंदर भी वो चेंजेज आते हैं जो एटमॉस्फेयर में होते हैं। आयुर्वेद में शरीर को 3 दोषों से मिलकर बना हुआ बताया, वात, पित्त और कफ। इसके अंदर जो कंटेंट देखेंगे आपके, जो ठंड का कंटेंट है, इसके अंदर वात दोष और कफ दोष, इनके बढ़ने की या इनसे संबंधित जो बीमारियां हैं उनके बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा रहेगी। हाँ, एक सवाल ये है कि ये अगर हम घर के अंदर भी ओवर क्राउडिंग करेंगे तो भी वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन उसके अंदर अगर जितनी सारी गाइडलाइंस, जो प्रॉपर गाइडलाइंस हैं, चाहे वो रेस्पिरेटरी हाइजीन की हैं, हैंड हाइजीन की हैं, या जो हमारे सोशल एथिक्स हैं, या जो पर्सनल एथिक्स हैं, उनको अगर हम शामिल करते हैं तो उस समस्या से भी हम काफ़ी हद तक बचाव कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर हेमंत भारद्वाज, आपके पास भी मैं आ रहा हूं। देखिए, अभी ये स्थिति तो कुछ ऐसी है जैसे मानो जंगल में आग लगी और अब जंगल में लगी आग की तरह वो फैलती जा रही है, ऊपर से मौसम भी साथ नहीं दे रहा। जी सर, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो डॉक्टर साहब ने बोली। किसी भी बीमारी को बढ़ने के लिए, किसी भी डिजीज़ को प्रोग्रेशन के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। उसमें होस्ट होता है जो हमारी बॉडी हो गई, एनवायरनमेंट होता है, और तीसरा चीज़ होता है एजेंट। तो एजेंट जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 वायरस है, उसका जो सरफेसेस वगैरह पे और एयर में जो सस्टेन करने की कैपेसिटी वो लो टेम्परेचर पे ज़्यादा है, तो सर्दी में वो वैसे ही बढ़ने वाला है। एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट ठंडा रहने वाला है, तो ठंडे एनवायरनमेंट में वैसे भी हम ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, तो बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। तीसरा, हम होस्ट की बात करें तो होस्ट भी इस टाइम ज़्यादा सेंसिटिव होने की वजह से कोरोना को कैच करने की उसकी कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरह से जो तीनों ही फैक्टर हैं वो तीनों कोरोना के केसेस इन सर्दियों में इंक्रीज़ करने के फेवर में ही हैं। तो हमें अपने प्रिकॉशंस बढ़ाने पड़ेंगे, सारी सावधानियाँ बढ़ानी पड़ेगी। इन सब चीज़ों का हमें सर्दियों में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। दिसंबर और जनवरी, ये 2 महीने बहुत ज़्यादा क्रूशियल है इंडिया में कोरोना के लिए। तो क्या मैं एक बात ऐसे ही पूछ रहा हूं कि देखिए, जैसे कोरोना वायरस ने हाहाकार सा मचा रखा है, सर्दियों में वो परेशान करने वाला ही है, लेकिन सर्दियों में दूसरे वायरस भी होते हैं जो परेशान करते हैं, जिनके संपर्क में लोग आ जाते हैं। तो एक तरह से ऐसा भी तो है कि वायरसेस में भी होड़ लगेगी, पहले कौन अपना असर छोड़ पाता है। सर, मैं इसमें आपकी बात का, जो कोरोना वायरस है वो बाकी वायरस से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसमें थोड़ी डेथ रेट ज़्यादा है। जो सिंपल फ्लू वायरस होता है उसके मुकाबले इसकी डेथ रेट ज़्यादा है। और हमें खुद को ये ध्यान रखना है कि हमें सिंपल फ्लू है या हमें कोरोना है। तो इसका, जैसे फीवर तो सारे वायरल डिजीज़ में लगभग होता है सब में, पर फीवर के साथ अगर खांसी भी है और सांस लेने में परेशानी है तो इन सिम्टम्स को हमें तुरंत ध्यान देना चाहिए और उस अकॉर्डिंग हमें अपना ट्रीटमेंट या जहाँ भी हम दिखाना चाहें वहाँ हमें दिखाना चाहिए और तुरंत अवेयर हो जाना चाहिए। तो बाकी वायरस से ये डिफरेंट है। ठीक है। जो सीजनल फ्लू वगैरह होता है उसमें कभी किसी की डेथ वगैरह होने के इतने चांस नहीं होते, पर डॉक्टर सीआर यादव कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर यादव आप कह लें, फिर मैं सवाल पूछता हूँ। डॉक्टर यादव।
हाँ सर, मैं एक बात कह रहा था, आपने वायरसेज की बात की कि बहुत सारे वायरसेज अभी और भी उनमें होड़ मचेगी। देखिए, वायरस और बैक्टीरिया को हम लिमिट नहीं कर सकते, है ना। ये तो देयर आर एन नंबर ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेज इन द एटमॉस्फेयर, बहुत सारे हैं और वो रहेंगे भी। बेसिकली हमें क्या करना है कि हमें अपने आप को मजबूत करना है। मजबूत करने के दो अर्थ होते हैं। एक तो हम कि उसके संपर्क में ही ना आ पाए, कोई ऐसी व्यवस्था हम करें कि उसके संपर्क में ना आ पाए। हाँ, दरअसल मैं उसी तरफ जाने वाला था। मैं दरअसल ये कहना चाह रहा था डॉक्टर यादव, मैं आता हूं आपके पास कि देखिए अब स्थिति यह है कि दुनिया भर में जिस तरह से हाहाकार मचा, अब वायरस के बारे में दुनिया थोड़ा ज्यादा जानने लगी है। पहले तो इतना मौका ही नहीं मिल पाया था कि इस वायरस को समझ पाए, लेकिन अब स्टडीज भी चल रही हैं और उससे लड़ने का अनुभव भी काफी हद तक डॉक्टर्स को हो गया है। तो दिक्कतें जरूर हैं और हो सकता है कि सर्दियों में कोरोना से निपटा भी जा सके, लेकिन जरूरत है गलतियों से सबक लेने की, जो इतने पीरियड में हमने गलतियां की। और इसमें वो सेक्शन आ जाता है जहां मैं बातचीत को ले जाना चाहता हूं। एक रहन सहन और दूसरा खान पान। डॉक्टर रमेश, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहता हूं। जैसा कि आपने कहा, घर के भीतर भी अब आप सुरक्षित नहीं हैं, तो अब रहन सहन किस तरह का हो जाए? स्वप्निल जी, मैं एक बात यहाँ विशेष तौर से कहना चाहूँगा कि इतने लंबे समय तक कोरोना के प्रभाव में रहने की वजह से हर आदमी में फटीग आ चुका है। हाँ। चाहे वो ऑनलाइन फटीग हो, चाहे वो स्क्रीन फटीग हो। जो लोग घर के अंदर हैं वो घर में रह करके थक चुके हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं। और जब लंबे समय तक हम घर में रहते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, हम व्यायाम नहीं कर पाते, हम योगा नहीं कर पाते, तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो और ज़्यादा कंप्रोमाइज हो जाती है, और ज़्यादा कम हो जाती है। और ये जो स्थितियां बनती है, ये स्थितियां बहुत ज़्यादा घातक होती है। अब बात ये आती है कि हम इसके अंदर अपने आप को कैसे तैयार करें। तो सुबह उठते ही खूब सारा गर्म पानी पिए, दिन भर में थोड़े थोड़े गर्म पेय पदार्थ अलग अलग जो है वो हम लेते रहें। इसी तरह से जो एक आइवरमेक्टिन जो दवाई दी जाती है, जो इम्यूनो बूस्टर के तौर पे जानी जाती है, विटामिन सी है, जिंक है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, नियमित रूप से व्यायाम है, योगा है, विशेष तौर से कपालभाति जो फेफड़ों को खोलती है, और अनुलोम विलोम। ये जो साधन है वो हमें कोरोना से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करने में बहुत मदद करते हैं। तो प्रो इम्यूनिटी रहन सहन की ओर और बढ़ना उसके होगा। बावजूद भी अगर हमें ये लगता है कि कोई उम्र की वजह से जो इम्यूनिटी कम हो रही है, तो हम चिकित्सक की राय लेकर के उस अनुरूप दवाइयाँ ले सकते हैं, हमें जो बचा सके या अपने आप को मजबूत करने के लिए। ठीक है। बच्चों पर विशेष तौर से ध्यान देने की जरूरत है कि वो कपड़े पहने हैं, ज़्यादातर घरों में डस्ट इकट्ठी नहीं हो, साफ सफाई बराबर बनी रहे। ठीक है डॉक्टर रमेश, आता हूं मैं आपके पास आगे। डॉक्टर सीआर यादव, आपसे भी मैं जानना चाहता हूं रहन सहन के मुद्दे पर। आम दिनचर्या में एक्सरसाइजेस को तो शामिल करना ही है, कुल मिलाकर अब हमें इस बात पर फोकस्ड हो जाना है कि किसी भी हालत में हम अपने इम्यूनिटी के आसपास रहन सहन को रखें। स्वप्निल जी, मेरे से है सवाल? हाँ जी डॉक्टर यादव। हाँ स्वप्निल जी, देखो, एक तो अभी ये जो जब से कोरोना चला है, इम्यूनिटी वर्ड का बहुत ज़्यादा प्रचलन हुआ है। मेरा ये मानना है कि किसी भी चीज़ को हमें समझना सबसे पहले चाहिए, उसको अडॉप्ट करने से पहले। इम्यूनिटी की जहाँ तक बात है, आयुर्वेद में 3 तरीके से इम्यूनिटी बताई है। एक सहज, एक कालज और एक युक्तिकृत। सहज होती है इन्नेट इम्यूनिटी, जो आपके खुद की जब कंसेप्शन के टाइम पे जब गर्भ का निर्माण होता है तब आती है। दूसरी जो इम्यूनिटी है वो होती है कालज। कालज का अभी जैसे डॉक्टर साहब बात कर रहे थे ना कि बच्चों को बचाएं, बड़े बूढ़ों को बचाएं, ये कालज इम्यूनिटी में आता है कि आपकी एज के अकॉर्डिंग भी आपकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज करती है। दूसरा कालज का अर्थ होता है सीजन, यानी कि हर सीजन के अंदर भी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज होती है कि इस सीजन के अंदर कम रहेगी, इसके अंदर ज़्यादा रहेगी। और तीसरा होता है युक्तिकृत। युक्तिकृत मीन्स जो कंप्रोमाइज कर रही है इम्यूनिटी किसी भी, चाहे वो इंटरनल फैक्टर की वजह से या एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, उसको हम बैलेंस करें। उसके अंदर ये आता है, आयुर्वेद में बहुत अच्छा एक सिद्धांत है दिनचर्या और ऋतुचर्या का।
दिनचर्या और ऋतुचर्या का मतलब होता है, दिनचर्या का मतलब आपकी डेली एथिक्स होनी चाहिए कि आपको जो सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक की जितनी सारी भी प्रक्रियाएं हैं उसको अगर आयुर्वेद में जो वर्णित है, जैसे यानी कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अब बहुत बार यहाँ भी कंफ्यूजन आता है कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। तो सनराइज से पहले यानी सूर्योदय से पहले जो 45 मिनट से लेकर 1.5 घंटे का समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसी के अंदर हमें उठना चाहिए। कई बार हम कहते हैं कि हमें 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि वो 8 घंटे कौन से होते हैं। सबसे अच्छा जो समय होता है वो 10 बजे से लेके सुबह 4-5 बजे तक का, उस समय के अंदर हमें प्रॉपर तरीके से वो हमारे लिए नींद का यानी कि हम बायोलॉजिकल जो क्लॉक है उसको डिस्टर्ब नहीं होने दें। दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है आपका ऋतुचर्या का। ऋतुचर्या के आपका जो रेजिम है वो आपकी प्रकृति मतलब जो बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि हर शरीर अपने हिसाब से दूसरे शरीर से अलग होता है। ठीक है। तो उसके लिए जरूरी नहीं कि वो सारी चीजें अच्छी होंगी। अभी हमने यहाँ पे जो इसको हैंडल करते हुए, कोरोना को हैंडल करते हुए या लोगों की प्रॉब्लम करते हुए स्वप्निल जी सुना कि बहुत सारे लोगों ने इंटरनेट पे पढ़ लिया कि लहसुन है, गिलोय है, अश्वगंधा है, आंवला है, बहुत अच्छा उपयोगी है किसके अंदर, कोरोना के अंदर। लेकिन इनका इम्पैक्ट भी प्रकृति पे डिपेंड करेगा। हाँ नहीं, लेकिन अब जैसे कुछ चीजें जो पहले से मानी जा रही हैं डॉक्टर यादव, जैसे कहा जाता है कि भाई ठंड में कई लोग कहते हैं कि गर्म पानी से नहाए, कई लोग कहते हैं ठंडे पानी से नहाए, लेकिन अब ये इस तरह की भी जो मान्यताएं हैं उसका कोई ठोस आंसर कैसे ढूंढेंगे? नहीं सर, उसका आंसर है, मैं बताता हूं आपको उसका आंसर है। आयुर्वेद को मैंने बताया था ना कि 3 दोष होते हैं यहाँ पे, वात, पित्त और कफ। हाँ। इस ऋतु को अगर देखेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर शीत गुण यानी कि जो ठंड का जो कंटेंट है यानी कि टेम्परेचर लो होता है, और आयुर्वेद में अगर लो टेम्परेचर के करेक्टर को लेकर के चलें तो वो कफ और वात को बढ़ाने वाला होता है। और इस डिजीज यानी जो कोरोना महामारी है इसकी पैथोजेनेसिस को अगर हम समझें तो इसके अंदर भी कफ और वात से रिलेटेड पैथोजेनेसिस बन रही है। ठीक है। अब उसको काउंटर कैसे करते हैं, तो आयुर्वेद में एक पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है गुण विपरीत, यानी कि जो प्रॉपर्टी से कोई चीज इंक्रीज हो रही है उसके अपोजिट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो बिल्कुल आयुर्वेद के अंदर इसका डेफिनेट आंसर है कि आपको इस ऋतु के अंदर जो स्नान करना है वो कोष्ण बोला, उष्ण भी नहीं बोला, गर्म भी नहीं बोला, बिल्कुल यानी कि जो ल्यूक वार्म वाटर है, जो रूम टेम्परेचर 37 जो बॉडी टेम्परेचर। ठीक है डॉक्टर यादव, और आता हूं मैं आपके पास। डॉक्टर हेमंत भारद्वाज, देखिए चूंकि रहन सहन की बात हो रही है और इम्यूनिटी की बात हो रही है, इसलिए मैं आपसे भी पूछ रहा हूं कि कई सारी दवाइयां इम्यूनिटी को लेकर फिलहाल होम्योपैथी की भी हैं, अलग अलग विभागों ने भी प्रमोट किया हुआ है। कुल मिलाकर रहन सहन किस तरह का हो होम्योपैथी की नज़र में, अगर वो बता पाएं। जी सर, सबसे पहले तो मैं उस बात को बताना चाहूँगा कि हमारे होम्योपैथी में भी ये कॉन्सेप्ट है, जब तक आप किसी डिजीज़ के लिए आपकी इम्यूनिटी वीक नहीं होगी तो आप ससेप्टेबल नहीं होगे, वो डिजीज़ वो आपको होगी नहीं। चाहे वो एनवायरनमेंट में आपके आसपास कितने भी वो वायरस हों, अगर वो आपकी बॉडी में एंटर भी कर रहा है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, आप उसके लिए ससेप्टेबल नहीं हो तो वो आपको नहीं होगी। सर आगे बात करें होम्योपैथी की जो मेडिसिन, जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी है उन्होंने और आयुष मिनिस्ट्री ने एक प्रिवेंटिव मेडिसिन आर्सेनिकम एल्बम 30 पावर में उन्होंने गाइड की थी। वो उस टाइम के हिसाब से प्रिवेंटिव मेडिसिन थी, पर अब हमें ट्रीटमेंट के लिए भी सोचना होगा क्योंकि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो ट्रीटमेंट में अच्छी काम में आ सकती है। अभी हम जैसे देख रहे हैं 85% पेशेंट तो बहुत माइल्ड इलनेस के साथ है कोरोना के, तो हमें उनके ट्रीटमेंट के लिए और जो माइल्ड और मॉडरेट है उनके ट्रीटमेंट के लिए होम्योपैथी के लिए सोचना चाहिए। अभी सर्दियों के हिसाब से हिपरसल्फ मेडिसिन आती है, वो काम में ले सकते हैं, डलका मारा काम में ले सकते हैं, आर्सेनिक एल्बम भी 30 पावर में काम आ सकती है सर। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अल्फा एक हमारे मेडिसिन आती है, वो हम काम में ले सकते हैं सर। ठीक है। इसके अलावा अब मैं खान पान के सेक्शन में आ जाता हूं। यादव साहब मैं आगे आपके पास आऊंगा। डॉक्टर रमेश जोशी अब मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए कुछ चीजें तो शौक ड्रिवन भी होती हैं, लोगों के हमने शौक देखे हैं। कुछ लोग होते हैं जो ठंड में एकाएक आइसक्रीम खाना चालू कर देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ठंड के मौसम में अलग अलग तरह की चीजें ट्राई करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं एक आदर्श या आइडियल डाइट क्या हो या खान पान क्या हो इस पीरियड में, ताकि हम कोरोना काल में फिर भी काफी हद तक सुरक्षित रहें।
जी स्वप्निल जी, हम लोगों ने देखा है हमारे घर में जो दादी है, नानी है, वो कुछ ऐसी चीज़ें बनाती थी सर्दी के खुराक के तौर पे, जिसको पॉपुलरली सर्दी की खुराक कहा जाता था। वो सर्दी की खुराक घर में बने, उसका अपना महत्व है। वो न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी को देती है, जो न्यूट्रिएंट्स हमारे भोजन के अंदर साधारणतया नहीं है, उन न्यूट्रिएंट्स को वो पूरा करती है और इम्यूनिटी को बढ़ाती है। उसके अलावा बरसों से जो चीज़ें चली आ रही है, जैसे च्यवनप्राश सर्दी के अंदर लेने का एक चलन है। च्यवनप्राश में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे भारतीय आयुर्वेद की जो समृद्ध व्यवस्था है उसमें से निकाल करके उसमें डाली गई है, तो वो भी हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत करती है। सेफ एंड हेल्दी डाइट क्या होगी डॉक्टर रमेश इस पीरियड में? उसके अलावा मैं ये कहूंगा कि अति सर्वत्र वर्जित, बहुत ज्यादा गर्म नहीं खाएं, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं खाएं, और जो नॉर्मल टेम्परेचर का जो भोजन है वो इस सर्दी के मौसम में सर्वाधिक जो है वो बेस्ट भोजन है, सर्वाधिक उपयुक्त भोजन है, तो वो भोजन हमें लेना चाहिए। डॉक्टर यादव, आप जो कहना चाह रहे थे वो कहें, और साथ ही अगर आप डाइट अगर बता पाएं इस पीरियड के लिए ढंग की कोई ऐसी जो हमको सुरक्षित रखें। सर ये स्वप्निल जी बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ये सब लोगों के मन में भी इस तरीके का विचार रहता है कि मैं क्या खाऊं और क्या ना खाऊं। जब बात आती है क्या खाऊं और ना खाऊं, तो सबसे पहले तो जो आयुर्वेद की बात अगर मैं करूं तो वहां पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है प्रकृति से प्रकृति का इलाज। प्रकृति मतलब जो बाहर है वो ही हमारे शरीर, जहां से मैंने शुरू किया था। अब हमें क्या करना है कि हम तो बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं कि हमारे यहाँ हर सीजन के हिसाब से हमारे यहाँ ग्रेन्स हैं, हमारे यहाँ फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। तो सबसे पहला मेरा आपके दर्शकों को एक सुझाव रहेगा कि वो ऋतु के अनुसार जो भी अनाज है, फल है, सब्जियां हैं जो इस ऋतु में पैदा होती हैं उनका उपयोग करें। अब उनका उपयोग कैसे करें? बहुत सारी जितनी सारी भी हाइजेनिक गाइडलाइंस हैं, यानी कि उनको अच्छी तरीके से धो करके साफ करके रखें। उसके बाद हमेशा जैसे आता है ना कैसा खाना खाएं, तो हमेशा खाना ताज़ा खाना चाहिए। हम गड़बड़ क्या करते हैं कि बहुत सारे फूड को हम स्टोर करके रख देते हैं। स्टोर किस में करेंगे? फ्रिज के अंदर करेंगे, वहां पे टेम्परेचर कम रहता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कम है। तो किस चीज को एकदम छूना ही नहीं है, जो मैंने कहा था सवाल ये भी बनेगा किस चीज को एकदम छूना ही नहीं है। तो इनको जी हमें सबसे पहले कि ताजा बना करके खाना है। दूसरा एक आता है कि क्या क्या चीजें खाएं। देखिए आयुर्वेद में ऐसे बात मैं करूं तो डाइटरी एथिक्स भी सर 12 हैं कि आपको खाना खाते समय भी 12 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो सकता है, उसके ऊपर बहुत लंबी बात हो जाएगी। लेकिन जो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है वो अग्नि का कॉन्सेप्ट है, और अग्नि का मतलब होता है आपकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी। आपकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अगर आपने डाइट नहीं ली, तो चाहे आप कितनी भी न्यूट्रिशियस डाइट खा रहे हैं या चाहे कितनी भी जो इम्यूनिटी इन्हेंसर जितनी सारी भी ड्रग्स हैं या जो डाइट हैं उनको ले रहे हैं, वो आपको फायदा करने के बजाय नुकसान करेगी। तो बेसिकली आपको सबसे पहला तो ध्यान रखना है कि आपको अपनी अग्नि का या अपनी डाइजेस्टिव कैपेसिटी है उसको असेस करना है। आयुर्वेद का जहां तक संबंध है नहीं, लेकिन फिर अब देखिए ना, कुछ लोग, जैसे मैंने शौक शब्द का इस्तेमाल किया था, कुछ लोग अपनी जीभ और अपने टेस्ट पर कंट्रोल नहीं कर पाते। अब मैं ये कह रहा हूं कि एक है शाकाहार, एक है मांसाहार, तो क्या इनमें भी डिफरेंस होगा या दोनों ओके हैं? नहीं, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ये भी बहुत अच्छा आपका एक सवाल है। बिल्कुल डिफरेंस होगा। जो मांसाहार है वो पचने में भारी होता है, तो मांसाहार जो लोग करते हैं उनको मना नहीं है, लेकिन मांसाहार में उनकी जो क्वांटिटी है यानी कि जो फूड इनटेक क्वांटिटी है उसको उनको जरूर कम रखना चाहिए। एक दूसरी चीज, कंट्रोल, जब भी खाना खाएं, खाना खाने के तुरंत बाद आधा कप गर्म पानी जरूर लें। ठीक है। अगर किसी को फिर भी पेट में भारीपन या इस तरीके की समस्या लग रही है इंडाइजेशन की, तो उस पानी के अंदर हम, ठीक है डॉक्टर यादव, डॉक्टर हेमंत, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। अगर आप भी एक हेल्दी डाइट अगर सजेस्ट करना चाहें इस पीरियड में तो बेहतर होगा। जी जी स्वप्निल जी, मैं आपको यही कहना चाह रहा था कि हमें कोरोना में, क्योंकि इम्यूनिटी से रिलेटेड इशू है, हमें कोरोना में अनहेल्दी डाइट नहीं लेनी। अनहेल्दी डाइट में अभी आपने क्वेश्चन भी पूछा था कि क्या छूना नहीं है, तो अनहेल्दी डाइट में ऑयली, स्पाइसी, फास्ट फूड, पैक फूड,
बाहर से आया हुआ फूड, ये सारा हमें अवॉइड करना है। इसके अलावा हम बात करें कि हमें क्या लेना है, तो लेने में सर जो भी हेल्दी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास अवेलेबल हैं, घर में बनी चीज़ें हैं, वो हमारे लिए बेस्ट हैं। उसमें भी हम बात करें, हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, वो हमें डाइट में लेनी चाहिए। हमें क्योंकि अब ये इशू रहेगा कि सर्दी आएंगी तो हम सिट्रस फ्रूट इतने ज़्यादा नहीं ले पाएंगे, वो सिट्रस डाइट इतनी ज़्यादा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ठंडा लेने से या खट्टा लेने से। तो हम गर्म चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा लें और सूप वगैरह ये चीज़ें ज़्यादा लेंगे। फ्रूट्स ले सकते हैं, पर हम थोड़ा ध्यान रखें कि हम सुबह शाम के टाइम नहीं लें, ज़्यादा ठंड वाले टाइम नहीं लें, हम दिन के टाइम वो चीज़ें ले लें। और घर में बनी सर हर चीज़ ले सकते हैं, कोई उसमें आपको इशू नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी चीज़ें। डॉक्टर यादव, मैं आपसे माफी चाहता हूं, दरअसल मेरे पास समय भी खत्म हो गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शकों ने आप सभी की राय और सुझाव सुने होंगे। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि ये दोपहर की 2 टूक है और इसको 2 टूक के रूप में ही लें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।